सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। आज की ताजा खबर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ ही या फिर यूएस इकोनॉमी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। सो फाइनली द इंटरेस्ट रेट कट इज हियर। सो यूएस के जो फेडरल रिजर्व है उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट से पॉलिसी रेट्स को कम किया है, फर्स्ट कट सिंस 2020। और अभी जो पॉलिसी रेट्स की रेंज है वो है 4.75% टू 5%। अर्लियर इट वाज 5.25% टू 5%। तो ये फर्स्ट कट हुआ है पोस्ट पेंडेमिक। अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट रेट कट हुआ है। क्यों रेट हाइक्स करने पड़े थे? एक तो जिस तरीके से मनी सप्लाई बढ़ाया गया था सेंट्रल बैंक्स की तरफ से, तो वो एक रीजन था इन्फ्लेशन को ऊपर लेके जाने के लिए। सो देन इनिशियली द डिस्कशंस वाज इट इज अ ट्रांजिटरी थिंग, वो आएगा जाएगा एंड ऑल दोस थिंग्स। और उसके बाद जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हो गया, जब ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस ऊपर जाने शुरू हुए, सो देन वो जो इन्फ्लेशन ट्रांजिटरी लग रहा था सबको, वो स्टिकी बन गया। एंड दैट्स व्हाई जो रेट हाइक्स हुए वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली रेट हाइक्स वहां पे हुए। एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल में आने की कोई मतलब ऐसा कोई व्यू नजर नहीं आ रहा था। दैट्स व्हाई इट गॉट प्रोलॉन्ग्ड आल्सो। और अभी भी मतलब भले ही उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट्स रेट कट किया है, स्टिल दे आर अवे फ्रॉम देयर इन्फ्लेशन टारगेट्स ऑफ 2%। सो अभी भी ये नंबर 2% से ऊपर है। दो ट्रेजेक्टरी डाउनवर्ड ट्रेंड वो शुरू हो चुका है, बट स्टिल देर आर लॉट ऑफ अदर फोरकास्ट विच आर कमिंग कि शायद ये थोड़ी सी मतलब ये इन्फ्लेशन इतनी जल्दी नहीं जाएगा, इट विल स्टे देयर फॉर लिटिल ओवर लॉन्ग। एंड प्लस नाउ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आर आल्सो नियर। तो आप लोगों ने देखा होगा कि फेडरल रिजर्व ने जब इंटरेस्ट रेट कट किया है, तो जो कमला हैरिस वाला कैंप है, दे आर वेरी हैप्पी अबाउट दिस रेट कट। एंड जो ट्रम्प मिस्टर ट्रम्प है, उन्होंने ये कहा है या तो हम बहुत ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स से गुजर रहे हैं बिकॉज ऑफ द बैड पॉलिसीज ऑफ बाइडेन गवर्नमेंट, या फिर ये पूरा पॉलिटिकल मूव है फ्रॉम मिस्टर पॉवेल। तो ये थोड़ा उनका कहना है कि डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट करने के लिए इंटरेस्ट रेट कट किया गया है। अब वी डोंट नो द डायनामिक्स एग्जैक्टली क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट इट वाज एंटिसिपेटेड कि इंटरेस्ट रेट कट शुरू होंगे। बट ऐसा बहुत ज्यादा लग रहा था कि 25 बेसिस पॉइंट से शायद शुरुआत होगी, बट ये इन्होंने 50 बेसिस पॉइंट से रेट कट करना ये काफी एग्रेसिव है। सो यहाँ अगर उसमें से पॉलिटिक्स निकाल दे तो डेफिनेटली देर आर सम रेसेशनरी कंसर्न्स विच आर पॉपिंग अप। एंड इसी का नतीजा है कि यहाँ रेट कट हुआ है। और भी मतलब आने वाले समय में ये कैलेंडर ईयर में ही ऐसी बातें हो रही है कि शायद और 50 बेसिस पॉइंट से रेट कट हो सकता है, या तो मिनिमम 25 बेसिस पॉइंट होगा ही होगा। एंड नेक्स्ट कैलेंडर ईयर दैट इज 2025 में अराउंड 100 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट कट्स हो सकते हैं। और उसके बाद दैट इज इन 2026 50 बेसिस पॉइंट्स। सो यहां से भी और 200 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट कट हो सकते हैं। सो करंट पॉलिसी रेट जो है 4.75% टू 5%, ये आने वाले 2 सालों में इट कैन गो डाउन टू 2.75% टू 3% तक भी ये नीचे जा सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट के जो नंबर्स है करंटली, जो 4% है, जून का जो नंबर्स है वो 4.4% तक बढ़ सकते हैं बाय दी फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2024। ये कैलेंडर ईयर की हम बात कर रहे हैं। एंड जो इन्फ्लेशन का फोरकास्ट है दैट विल बी अराउंड 2.3%। सो जो कंफर्टेबल रेंज है फेडरल रिजर्व की वो 2% की है, बट उसके ऊपर ही ये 2.3% तक यहां पे रहेगा, ऐसा फेडरल रिजर्व का मानना है। उन्होंने ये भी बोला है कि पॉलिसी डिसीजंस जो होने वाले आने वाले समय में, वो सबसे ज्यादा फोकस उसका इन्फ्लेशन के नंबर्स पे यहां से भी आगे रहेगा। दो दे आर सेइंग दैट कि ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट कट करना या इंटरेस्ट रेट बढ़ाना ये मेजरली होता है इन्फ्लेशन की वजह से ही। एंड बट दिस इज अ बैलेंसिंग एक्ट, जिसमें सिर्फ इन्फ्लेशन ही नहीं, आपको जीडीपी ग्रोथ पे भी ध्यान देना होगा, आपको अनएम्प्लॉयमेंट की नंबर्स पे भी नजर रखनी होगी। तो ये सारे फैक्टर्स है। दिस इज नॉट द ओनली फैक्टर, देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स आल्सो विच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। अब बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी में यूके की। सो यूके का जो इन्फ्लेशन है
ये अगस्त के नंबर्स आ चुके हैं 2.2% पे, तो थोड़ा सा स्टेडी ये नंबर नजर आ रहा है। ऑलरेडी हमने देखा है एक क्वार्टर पॉइंट रेट कट बैंक ऑफ इंग्लैंड ने किया था। नाउ दी पॉलिसी रेट्स आर एट 5%। इनका भी टारगेट 2% का ही है इन्फ्लेशन का, एंड दे आर नियर टू दैट। दो इन्फ्लेशन के नंबर्स नीचे आने का रीजन है, वो है फ्यूल कॉस्ट नीचे आना, रेस्टोरेंट एंड होटल बिल्स का भी नीचे आना, ये भी एक रीजन है। थोड़ा कंसर्न जो था इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हायर एयर फेयर्स जो थे वो कंसर्न था, बट वो ऑफसेट हुए बाय लोअर फ्यूल कॉस्ट, रिड्यूस्ड रेस्टोरेंट एंड होटल बिल्स, एंड दैट्स हाउ थोड़ा सा सिचुएशन ठीक लग रही है। एक चीज याद रखनी होगी कि इन्फ्लेशन, भले ही इन्फ्लेशन के नंबर्स कम हुए हैं, बट ये बेस इफेक्ट के हिसाब से सारी चीजें चलती है। सो एक्चुअली जो इन बिटवीन इन्होंने 8 से 10% के जो इन्फ्लेशन के नंबर्स देखे, उससे बेस काफी ऊपर चला गया है, एंड दैट्स व्हाई द जो बजट है, फैमिली बजट है, वो अभी भी प्रॉब्लम में है। स्पेसिफिकली व्हेन आई एम हैविंग वर्ड्स विद माय इन्वेस्टर्स, या फिर हमारे मेरी जो कुछ फ्रेंड्स है यूके में, उनके साथ जब बात होती है, तो दे आर सेइंग दैट दे आर फीलिंग दैट पिंच। वो पॉकेट पे वो पिंच फील हो रहा है उनको। भले ही ये नंबर्स अभी नीचे आ रहे हैं, बट बेस इफेक्ट काफी ऊपर चला गया है। तो पूरा का पूरा बजट ही वहां पे सेविंग स्पेसिफिकली, बिकॉज वो पोर्शन इंपैक्ट हो जाता है, तो ऑब्वियसली उसका इंपैक्ट ओवरऑल पूरे इकोनॉमी पे भी पड़ता है। वी कैन नॉट डिनाई दैट, एंड दैट्स व्हाई भले ही ये इन्फ्लेशन के नंबर्स नीचे लग रहे हैं, बट स्टिल बेस इफेक्ट चेंज होने की वजह से प्रॉब्लम्स आर स्टिल देयर, सो वी कैन नॉट डिनाई दोज प्रॉब्लम्स। अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। सो इंडियन इकोनॉमी में इंडिया के एक्सपोर्ट्स के बारे में बात करते हैं। सो मिस्टर पीयूष गोयल ने बोला है कि ये जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें हमारे जो एक्सपोर्ट्स है वो $825 बिलियन पे, $825 बिलियन तक बढ़ेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो। लास्ट ईयर दिस पर्टिकुलर नंबर वाज एट $778 बिलियन। तो वहां से ये अराउंड 5 से 6% से बढ़ सकते हैं। 2 अगस्त महीने के जो नंबर्स आए, दे आर नॉट वेरी गुड। सो अगस्त महीने के जो गुड्स के एक्सपोर्ट्स है, दैट नंबर हैज गॉन डाउन बाय 9.3% ईयर ऑन ईयर, अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो। ट्रेड डेफिसिट की अगर हम बात करते हैं अगस्त महीने की, सो दैट ट्रेड डेफिसिट हैज रीच्ड एट 10 मंथ हाई ऑफ $29.65 बिलियन। अब यहां एक चीज समझनी होगी कि थैंक्स टू द रशियन सप्लाईज विच वी आर गेटिंग, ऑयल प्राइसेस आर अंडर कंट्रोल। तो प्रेडिक्शंस विच केम कि अगर रशिया का सप्लाई कंप्लीटली बंद हो जाता, मतलब इंडिया भी कंज्यूम करना बंद कर देता, चाइना भी कंज्यूम करना बंद कर देता बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस पुट बाय वेस्टर्न वर्ल्ड, सो देन द डिस्कशंस, मतलब प्रोजेक्शंस जो आए थे, इवन 200 से $300 पर बैरल तक भी ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस जा सकते थे। बट ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने की वजह से, या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर थोड़ा बहुत जो चेंज हुआ है, उसका नतीजा ये है कि ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस कंट्रोल में रहे। करंटली इट इज एट $72 पर बैरल। बट इतना होने के बावजूद अपना जो ट्रेड डेफिसिट है वो 10 मंथ हाई लेवल पे जा चुका है, $29.65 बिलियन। एंड दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल से ना कि वी आर नॉट टेकिंग अ स्टैंड विथ यूक्रेन एंड रशिया। व्हाई वी नीड टू बी न्यूट्रल? बिकॉज वी आर वेरी हाई ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री। सो उस एंगल में वी कैन नॉट टेक साइड्स, वी विल हैव टू टेक आवर ओन साइड, एंड दैट्स व्हाई रशिया के साथ ट्रेड करना ये बहुत जरूरी था हमारे लिए। प्लस अभी ये जो टारगेट्स रखे गए हैं एक्सपोर्ट्स के लिए ज्यादा, कि मतलब $1 ट्रिलियन का भी एक टारगेट है आने वाले समय में, वी शुड टच $1 ट्रिलियन ऑफ एक्सपोर्ट्स। तो उसके लिए वी आर ओपनिंग लॉट ऑफ ऑफिसेस इन कंट्रीज लाइक सिंगापुर, दुबई, सऊदी अरेबिया, न्यूयॉर्क, सिलिकॉन वैली एंड ज्यूरिक, तो मेजरली टू प्रमोट ट्रेड एंड अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। तो ये सारी चीजें एक साथ ही चलेंगी, मतलब अलग अलग साइलोज में नहीं चल सकती है। So that's why the focus will should be on in getting more and more investments, foreign investments आनी चाहिए। और अभी जब इंटरेस्ट रेट कट शुरू हो चुके हैं, so the capital will start finding little better yielding assets, जिसमें इंडियन इक्विटी आता है। सो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पैसा आ सकता है, एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा खासा पैसा हम रिसीव कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई ये रेट कट जो है वो काफी पॉजिटिवली यहाँ पे देखे जा रहे हैं। सो आई थिंक ओवरऑल जब
इंटरेस्ट रेट कट होने शुरू हो जाते हैं, सो डेफिनेटली इक्विटी एक ऐसा एसेट क्लास है जो अच्छा परफॉर्म करता है। इमीडिएटली नहीं होता वो, बिकॉज इंटरेस्ट रेट कट क्यों किए जाते हैं? सो या इट्स नॉट ओनली अबाउट इन्फ्लेशन, ऑब्वियसली हाई इन्फ्लेशन, उसके बाद हाई इंटरेस्ट, और उसका नतीजा स्लोअर जीडीपी ग्रोथ पे होता है। एंड दैट्स व्हाई विथ अगर ये इतने एग्रेसिवली रेट कट्स कर रहे हैं, सो देयर इज अनदर केस व्हिच इज बिल्डिंग कि क्या सेंट्रल बैंकर्स आर बिहाइंड द कर्व। मतलब ये क्या यहाँ पे रिसेशन आएगा, और रिसेशन अगर आएगा तो अर्निंग्स जो होंगी वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो सकती है कंपनीज की। और अर्निंग्स इंपैक्ट होने का मतलब क्या है? नेट प्रॉफिटेबिलिटी गोइंग डाउन। नेट प्रॉफिटेबिलिटी गोइंग डाउन इट मींस ईपीएस गोज डाउन। ईपीएस अगर नीचे जाता है तो इवन करंट मार्केट लेवल्स आल्सो स्टार्ट फीलिंग थोड़ा सा ओवरहीटेड, एंड दैट इज द रिस्क ऑफ इक्विटी, या फिर परसेप्शन रिस्क है वो। सो उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। सो आई थिंक देयर विल बी some impact in the shorter duration, but I think over the longer horizon, lower interest rates will benefit इंडियन मार्केट्स। और इसमें जब हम इंडियन मार्केट्स की बात कर रहे हैं, सो वी हैव ओवरटेकन चाइना फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन की एमएससीआई इक्विटी इंडेक्स में, पूरे मतलब वर्ल्ड एमएससीआई इंडेक्स की हम बात यहां पे कर रहे हैं। सो इंडिया का जो वेटेज है एमएससीआई इंडेक्स में, नाउ इट हैज गॉन अप टू 2.35%। चाइना का जो वेटेज है वो 2.24% का है। सो चाइना के ऊपर हम यहाँ पे जा चुके हैं, थैंक्स टू दी आउट परफॉर्मेंस ऑफ आवर मार्केट। स्पेसिफिकली निफ्टी इज अप बाय 17% इन लास्ट 1 year, या सॉरी दिस ईयर, दिस कैलेंडर ईयर। सेंसेक्स इज अप बाय 15%। विजाविज चाइना का जो शंघाई कंपोजिट इंडेक्स है, इट इज डाउन बाय 9% दिस ईयर। रीजन, एक तो इकोनॉमिक कंसर्न्स एंड प्रॉपर्टी सेक्टर के कंसर्न्स बहुत ज्यादा यहां पे नजर आ रहे हैं। हमारा अगर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ की हम बात करते हैं तो चाइना से वो काफी ज्यादा ऊपर है वो नंबर, एंड दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस कि अगर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ आपका ऊपर है तो अर्निंग्स ग्रोथ भी आपकी काफी अच्छी यहां पे हो सकती है। अगर हम एमएससीआई ग्लोबल इंडेक्स के सारे कंट्रीज के वेटेजेस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 63.23% जो वेटेज है वो अकेले यूएस मार्केट को है। सो देन जापान इज एट 5.73%। मतलब आप समझ सकते हो कि कितना हायर वेटेज जो है वो यूएस के पास है, एंड दैट इज द रीजन आई थिंक। उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे या फिर ट्रिलियन डॉलर, सो मेनी कंपनीज आर देयर विद ट्रिलियन डॉलर प्लस मार्केट कैपिटलाइजेशन। थर्ड नंबर पे आता है यूके मार्केट एट 3.51%। कनाडा इज एट फोर्थ पोजीशन, 2.83% ऑफ एमएससीआई ग्लोबल इंडेक्स में वेटेज कनाडा का है। 2.38% पे फ्रांस है, एंड नाउ विद 2.35% इंडिया इज एट नंबर 6th पोजीशन। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड, आने वाले समय में वी विल इवन क्रॉस फ्रांस एंड कनाडा, एंड वी विल बिकम फोर्थ लार्जेस्ट वेटेज इन एमएससीआई ग्लोबल इंडेक्स। अब सेक्टर स्पेसिफिक थोड़ी सी बात करते हैं, तो यहां पे इंडियन फार्मा सेक्टर के बारे में बात करेंगे। सो क्रिसिल की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने बोला है अराउंड 8 to 10% की ग्रोथ यहां पे इंडिया के फार्मास्यूटिकल सेक्टर में हो सकती है। लास्ट ईयर की ग्रोथ भी अराउंड 10% की ही थी। ये ग्रोथ जो है इट इज मेजरली ड्रिवन बाय एक्सपोर्ट्स टू रेगुलेटेड मार्केट्स लाइक यूएस एंड यूरोप। सेमी रेगुलेटेड मार्केट जो जो अफ्रीका और एशिया है, वहां पे भी ग्रोथ के नंबर्स आ रहे हैं अच्छे। सो कंसिस्टेंट डोमेस्टिक डिमांड ये भी एक रीजन है कि व्हाई इंडियन फार्मा सेक्टर इज डूइंग बेटर। प्राइसिंग प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो प्राइसिंग प्रेशर आर ईजिंग इन द यूएस जेनरिक्स मार्केट, एंड उसी का नतीजा है कि ऑपरेटिंग लिवरेज यहां पे काफी अच्छा इंप्रूव हो रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स की अगर हम बात करते हैं, सो दे आर एक्सपेक्टेड टू राइज बाय 70 to 80 basis points, and the number could be, operating margins number could be around 22.5%। इंडिया में अराउंड 190 ड्रग मेकर्स है जिसके ऊपर क्रिसिल ने यहाँ पे स्टडी की है। इट इज रिप्रेजेंटिंग अराउंड हाफ ऑफ द 4.1 लाख करोड़ रुपीज मार्केट, जिसमें ये पूरा सर्वे क्रिसिल की तरफ से किया गया है। सो आई थिंक ओवरऑल जो फोकस है, दो वर्स्ट पार्ट अबाउट आर फार्मा सेक्टर इज कि R&D पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है। मेजरली जो मतलब रिसर्च हुआ है उस पे ही मतलब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बोलिए या फिर जो जहाँ पे लाइसेंसेस पेटेंट्स खत्म हो चुके हैं तो उसमें एंट्री करके वी आर ट्राइंग टू अचीव बिगर नंबर्स। तो आई थिंक दैट इज
the worst part, I was listening to one of the interview of Mr. Sanjeev Sanyal. तो उन्होंने ये नॉट ओनली R&D इज अ बिग प्रॉब्लम इन इंडिया, मेजरली आई थिंक जैसे कि आईटी की इंडस्ट्री है जहां पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रॉफिट्स क्रिएट हो रहे हैं, बट वी हार्डली फोकस एनीथिंग ऑन R&D फ्रॉम टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. सो आई थिंक कहीं ना कहीं वो जो एक थॉट प्रोसेस है वो हमें चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसा लग रहा है. अब स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे जिसमें नजारा टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे. 900 करोड़ रुपीज दे आर गोइंग टू रेज. सो दिस इज देयर बिगेस्ट फंड रेज. ये क्यों किया जा रहा है? टू एक्वायर एडिशनल स्टेक इन एब्सोल्यूट स्पोर्ट्स. दिस इज वन ऑफ द मतलब रीजन. नॉट ओनली दैट, बिकॉज टोटल एक्विजिशन कॉस्ट वाज 145.5 करोड़ रुपीज. सो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई उनके पास वो कैश का प्रॉब्लम है, बट आई थिंक ग्रोथ पे फोकस किया जा रहा है. सो प्रेफरेंशियल इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मतलब इशू निकलेगा. दिस कैपिटल विल बी यूज्ड फॉर स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस, बिजनेस एक्सपेंशन एंड न्यू ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज. इन्वेस्टर्स कौन कौन होने वाले हैं इस प्रेफरेंशियल इक्विटी इशू में? एसबीआई म्यूचुअल फंड होने वाला है, थिंक इन्वेस्टमेंट्स होने वाले हैं, डिस्कवरी इन्वेस्टमेंट्स, देन कोहेजन इन्वेस्टमेंट्स, ये इस प्रेफरेंशियल इक्विटी शेयर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. से आई थिंक व्हेन देयर इज टू मच ऑफ डिमांड, मतलब जिस तरीके से इन्वेस्टर्स आर कमिंग इनटू द मार्केट्स, so promoters are very smart. They have started raising money. I was having a word with our analyst yesterday. So even SpiceJet is raising around 3,000 crore rupees, and they will also find investors. So I think abundant amount of liquidity is there in the market, and that's why these promoters are raising money, and that too at very high valuations. That's an interesting part. IREDA की अगर DA के बारे में भी अगर हम बात करते हैं तो इरेडा भी 4,500 करोड़ रुपीस की QIP यहाँ पे ला रहा है. So government is also becoming very smart. They are going to dilute around 7% stake in this company. 4,500 करोड़ रुपए यहाँ पे रेज किए जा रहे हैं. So already दीपम की तरफ से, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट की तरफ से इनको अप्रूवल मिल चुका है. So I think soon we are going to see the issue. जो टारगेट है इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं तो 500 गीगावाट्स का टारगेट बाय 2030 हमने लिया हुआ है. सो उसके लिए डेफिनेटली मतलब जो आपके रेगुलेटर्स है या फिर इस पर्टिकुलर सेक्टर को प्रमोट करने वाली जो कंपनीज है PSUs, आई थिंक डेफिनेटली दे विल गेट बेनिफिटेड बिकॉज ऑफ दिस. अब नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करेंगे वो है LIC. सो LIC 600 करोड़ रुपए कमिट कर चुकी है फॉर इट्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, जिसमें से 400 करोड़ रुपए एक लार्ज सिस्टम इंटीग्रेटर को हायर किया गया है. 400 करोड़ रुपए देखे. एक कंसल्टेंट फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भी हायर किया गया है फॉर 100 करोड़ रुपीज, एंड एजेंसी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 100 करोड़ रुपीज यहाँ पे इन्वेस्ट होने वाले हैं. So Infosys is going to help LIC in doing all these things. So specifically जो younger generation है which is techno savvy, वो जो customer base है वो lose कर रहा है LIC. They are not getting attracted because of the एक typical जो system है वो काफी मतलब user friendly UI वगैरह, UI UX is not that great, and that's why looks like now they have started अपग्रेडिंग देमसेल्व्स. सो ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है इसका नाम रखा है डाइव, डिजिटल इनोवेशन एंड वैल्यू एनहांसमेंट. BCG ये जो कंपनी है, दे हैव बीन अपॉइंटेड एज अ कंसल्टेंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन एफर्ट. सो इट इज रिक्वायर्ड कि क्लेम सेटलमेंट की बात हो या क्लाइंट ऑनबोर्डिंग की बात हो या फिर जो जर्नी हो थ्रू आउट दी वेबसाइट या ऐप वो स्मूथ होनी चाहिए, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट्स इनको करने ही होंगे. दो अगर टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग की बात करते हैं LIC की, सो दे आर स्पेंडिंग अराउंड 10 to 15% ऑफ द टोटल एक्सपेंसेस ऑन टेक्नोलॉजी, विच इज ऑन हायर साइड, बट स्टिल द रिजल्ट्स आर नॉट दैट ग्रेट. सो होपफुली नाउ विद दिस इन्वेस्टमेंट थिंग्स विल इंप्रूव फॉर LIC. अब ICICI बैंक के बारे में बात करेंगे. सो ICICI बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो फर्स्ट टाइम 9 लाख करोड़ के ऊपर जा चुका है. थैंक्स टू द रैली दिस ईयर 30% जो स्टॉक ऊपर गया है उसका ये नतीजा है. प्लस इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी, मतलब एक एंटिसिपेशन भी था कि इंटरेस्ट रेट कट होंगे यूएस में, तो उसका भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट जो है वो बैंक्स एंड NBFCs को हो सकता है. so that is also playing out well for the company. So I think एक अच्छा खासा DNA चेंज हमने
आईसीआईसीआई बैंक में देखा है। एक होलसेल लेंडिंग, कॉर्पोरेट लेंडिंग में ज्यादा माहिर था ये बैंक। नाउ रिटेल लेंडिंग में भी काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। सो आई थिंक रिजल्ट्स वी हैव सीन, रिस्क मैनेजमेंट स्पेसिफिकली काफी अच्छा रहा है बैंक का। सो दैट इज द रीजन कंपनी इज डूइंग वेल। अब एसबीआई के बारे में बात करते हैं। एसबीआई के चेयरमैन जो है मिस्टर सेट्टी, सो उन्होंने बोला है कि कासा रेशियोज जो है वो और भी यहां से नीचे जा सकते हैं। जो प्री कोविड 40% के कासा के रेशियोज थे, जो पोस्ट कोविड 45% पे 45% तक जा चुके थे, नाउ दे हैव स्टार्टेड अप्रोचिंग 40% अगेन। करंटली एसबीआई का कासा जो है वो 40.7% का एंड ऑफ जून की अगर हम बात करते हैं। ईयर एगो, मतलब एक साल पहले, दैट वाज इन जून 2023, द नंबर वाज 42.88%। तो वहां से ये नंबर नीचे आया है एंड इट विल गो टू सब 40%, ऐसा माना जा रहा है। सो स्पेसिफिकली रीजन क्या है? सो मेनी लार्ज बैंक्स आर सीइंग दिस प्रॉब्लम। मेजर रीजन है कि जो कासा के डिपॉजिट्स है, बिकॉज ऑफ द लोअर इंटरेस्ट रेट्स, वो टर्म डिपॉजिट्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। सो दिस इज द रीजन व्हाई कासा इज गोइंग डाउन। A lot of people are saying that कि म्यूचुअल फंड्स की तरफ ये पैसा जा रहा है, दैट्स व्हाई डिपॉजिट्स नीचे जा रहे हैं बैंक्स के। तो एक बात समझिए, जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स होते हैं तो एक्चुअली वो पैसा बैंकिंग सिस्टम से बाहर नहीं जाता है। सो म्यूचुअल फंड में जाता है, मतलब क्या होता है कि आपके अकाउंट से आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, मतलब आपने अल्टीमेटली किया कि आप चेक राइट कर रहे हो, ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हो। तो ऑनलाइन ट्रांसफर कहाँ होता है? वो किसी बैंक अकाउंट में ही जाता है ना। सो अल्टीमेटली वो बैंकिंग सिस्टम का ही पार्ट रहता है। ऐसा तो नहीं कि म्यूचुअल फंड जाके बैंक से कैश विड्रॉल करके इन्वेस्ट करते हैं। सो नो, सो अल्टीमेटली इट रिमेन्स इन बैंकिंग सिस्टम। सो मेजर रीजन फॉर कासा गोइंग डाउन इज कि पीपल आर इन्वेस्टिंग इन टर्म डिपॉजिट्स, मतलब जो भी उनके पास बैलेंसेस है वो वहां से टर्म डिपॉजिट्स में शिफ्ट करें, दैट्स व्हाई कासा डिपॉजिट्स गो डाउन। इन बिटवीन देयर ऑब्वियसली, ओवरऑल कासा की मैं बात कर रहा हूं, बैंकिंग इंडस्ट्री की। इन बिटवीन कुछ बैंक्स आर लेस एग्रेसिव विद देयर मार्केटिंग एंड एक्विजिशन, नए कस्टमर एक्विजिशन, तो डेफिनेटली वहां पे उनको प्रॉब्लम हो सकता है। बट ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम से पैसा बाहर नहीं जाता है, तो ये समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट यहां पे है। अब न्यूज में एक एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करेंगे। एचडीएफसी बैंक टू असाइन ₹9,062 करोड़ ऑफ कार लोन पूल टू म्यूचुअल फंड्स। मेजरली ये रीजन, ये क्यों किया जा रहा है? टू करेक्ट इट्स क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो विच इज एट 105%। व्हाट इज एवरेज, इंडस्ट्री एवरेज क्या है क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो का? वो है 80% का। एचडीएफसी बैंक का भी वैसा ही था, बट जब एचडीएफसी बैंक में एचडीएफसी लिमिटेड मर्ज हो गया, उसकी वजह से उसका क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो काफी ऊपर गया। इट वेंट अप टू 115% ऑल्सो। they have started coming it down to 105 and now they would like to take it down more। और इसीलिए ये जो उनके पास लोन्स है, ये आई थिंक पास थ्रू सर्टिफिकेट्स बना के दे विल ब्रिंग मोर इन्वेस्टर्स इन दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड दैट्स हाउ उनका जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है वो नीचे लेते जाएंगे। सो दैट्स अ स्मार्ट मूव। सो अराउंड 8% का ये पीटीसी रह सकता है। इफेक्टिवली म्यूचुअल फंड्स विल गेट दैट मच। सो आई थिंक, बट बैंक के लिए भी सही रहेगा कि वो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो नीचे लाना इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनी। अब मारुति के बारे में बात करेंगे। बिफोर देयर फर्स्ट ईवी लॉन्च, मारुति इज प्लानिंग 25,000 चार्जिंग पॉइंट्स। कितने? 25,000 चार्जिंग पॉइंट्स। आई थिंक 12,000 चार्जिंग पॉइंट्स ऑपरेशनल है इंडिया में, पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशंस अगर हम देखते हैं तो उसके कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल अकेला मारुति लाना चाहता है बिफोर लॉन्चिंग। सो ऑब्वियसली, मतलब दे सबसे ज्यादा रिलक्टेंस क्यों है, डिटरेंस क्या है ईवी एडॉप्शन में? एक है हाई इनिशियल कॉस्ट, दूसरा है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट एंड तीसरा है रेंज एंजाइटी। कंपनी बोल तो रही है कि 300 किलोमीटर चलेगी, बट क्या सही में चलेगी? और अगर नहीं चलेगी गाड़ी तो मुझे इमीडिएटली ईवी का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होगा क्या? तो ये कंसर्न जो है उसी को एड्रेस करते हुए पहले मारुति ये पूरा सिस्टम सेट करना चाहता है विद ओएमसीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, विद देयर डीलर्स। वो ये पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस वो लाना चाहते हैं एंड देन दे वुड लाइक टू लॉन्च देयर फर्स्ट ईवी कार। सो आई थिंक कंसेप्ट ईवीएक्स उसका नाम है। जैन 2025 में ये लॉन्च होने वाला है, तो उससे पहले ही काफी ज्यादा दे आर ट्राइंग टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर द ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर। सो दैट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग थिंग। सो कैसा लगा आज का एपिसोड, ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। एंड इफ यू फील दैट वी आर डूइंग अ गुड जॉब, तो हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स, मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर प्लस या फंडोमीटर प्लस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आवर वेबसाइट इज investyadnya.in। आशा करूंगा आप जरूर हमें विजिट करोगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।